नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का, जो आपका कॉमन पेपर है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं, चाहे वो डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के हों, चाहे वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के हों, और चाहे वो स्टूडेंट्स विजुअल इम्पेयरमेंट के हों। सभी का कॉमन पेपर है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का। तो आज हम यूनिट 1 से लेकर के और यूनिट 5 तक जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, फुल फॉर्म की पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई थी। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आपका एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, इसको आप सर्च कर लेंगे। लगभग में 7.3 के स्टूडेंट्स वहाँ पर आपको जुड़े मिलेंगे। तो आप लोग भी जुड़ जाइएगा और फुल फॉर्म की वीडियो वहाँ से अपने आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो देखनी फुल फॉर्म की तो वो भी अपलोड कर दी गई है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली यूनिट है आपकी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि क्या है वृद्धि और क्या है विकास। वृद्धि की परिभाषाएं क्या हैं, विकास की परिभाषाएं क्या हैं, वृद्धि को हम कैसे जानते हैं, विकास को हम कैसे जानते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृद्धि की, यानी कि ग्रोथ की। और आपके पेपर में हर बार ये क्वेश्चन जो है वृद्धि पूछा जाता है। वृद्धि और विकास क्या है, प्रभावित करने वाले कारक और अंतर। इसको मैंने एक वीडियो में भी अपलोड किया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक आज टेलीग्राम पर ही सुबह सुबह ही आपका जो था उसको शेयर कर दिया गया है। सबसे पहले वृद्धि क्या है। देखिए, हमारा शरीर जो कि वृद्धि भी करता है और विकास भी करता है, दोनों चीज़ें करता है, और दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगर हम वृद्धि की बात कर लें तो आप कहोगे सर, वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। यानी कि जो भी हमारे शरीर की वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, यानी कि जो भी हमारे शरीर की वृद्धि, जैसे हमारे अंगों का बढ़ना, हमारा मोटा होना, हमारे हाथ पैरों को बढ़ना, ये सभी चीज़ें आती हैं आपके। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे उसके अंग बढ़ते हैं। बच्चा मोटा होता है, पतला होता है, क्षमता का विकास होता है कार्य करने की। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। परिभाषा की अगर हम बात कर लें कि आखिरकार वृद्धि की परिभाषा, तो भैया हर्बर्ट सोरेनसन जी के अनुसार परिभाषा है, शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना, और ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सके। यानी कि हम वृद्धि को माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमारी वृद्धि या हमारी लंबाई, अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे शरीर के अंग बढ़ रहे हैं, तो हमारी लंबाई 165 सेंटीमीटर है या 158 सेंटीमीटर है, तो इसको हम माप सकते हैं। फ्रैंक ने क्या परिभाषा दी, फ्रैंक जी ने, फ्रैंक के अनुसार परिभाषा शारीरिक व, या हम कह सकते हैं ऐसे भी, शरीर व व्यवहार के पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें वृद्धि कहते हैं। हमारे शरीर और व्यवहार के पहलू में जो भी परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि कहे जाते हैं, वृद्धि कहलाते हैं। अब अगर हम बात कर लें आपके विकास की, क्या होता है विकास। ठीक है, क्या होता है बच्चे का विकास। आपको अर्थ बता दिया गया, परिभाषा बता दी गई, जितना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की या विकास की।
तो क्या होता है विकास, क्या होता है डेवलपमेंट? विकास का अर्थ गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। देखो, बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो गर्भावस्था से लेकर के और बच्चा जब तक अपनी प्रौढ़ावस्था यानी कि वृद्धावस्था तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, और साथ ही साथ जब तक ये मान के चलिए व्यक्ति जीवित रहता है, आपका जो ग्रोथ था यानी कि वृद्धि थी, ये कुछ समय के बाद में रुक जाती है, ठीक है। लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास का अर्थ गर्भावस्था से लेकर होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। विकास जो है उसमें सारी अवस्थाएं, गर्भावस्था के बाद बच्चा जन्म लेगा, तब बच्चा शैशवावस्था में जाएगा, फिर बच्चा बाल्यावस्था में जाएगा, किशोरावस्था में जाएगा, प्रौढ़ावस्था में जाएगा। इन सभी चीज़ों से गुजर करके, इन सभी अवस्थाओं से गुजर करके बच्चा परिपक्व होता है। और विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। विकास जो है आपका कभी नहीं रुकता है, जबकि वृद्धि कुछ समय के बाद में रुक जाती है। अगर हम बात करें परिभाषा की विकास की, तो कहोगे सर स्किनर जी ने परिभाषा दी, और स्किनर जी ने क्या परिभाषा दी? कहा विकास जीव व उसकी, या हम कह सकते हैं उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ये आपके परिभाषा दी गई विकास की, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, ये दोनों चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, वृद्धि और विकास। पढ़ लीजिएगा अच्छे से और तैयार भी कर लीजिएगा। इसके बाद में अभी हम बात करेंगे अवस्थाओं की, ठीक है, कि मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बांटी गई। अंतर की वीडियो अपलोड है। अंतर मैंने अभी यहीं पर आपको बताया कि वृद्धि एक दिशा में होती है, ठीक है भाई। वृद्धि क्या है? आपके जो शरीर बढ़ रहे हैं, हम उसको माप भी सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि निरंतर नहीं चलती, कुछ समय के बाद में वो रुक जाती है। वृद्धि में आपके मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं, लेकिन विकास में मात्रात्मक और आपका गुणात्मक ये आपको देखने को मिलते हैं। वृद्धि का स्वरूप, वृद्धि हमको दिखती है कि कितना बच्चा बड़ा हो गया है, उसको हम माप सकते हैं क्योंकि, लेकिन विकास हमको दिखाई नहीं देता है, उसको हम माप नहीं सकते। वृद्धि हमारी कोशिकाओं पर, हमारे शरीर की अस्थियों पर निर्भर करती है, लेकिन विकास हमारी कोशिकाओं पर निर्भर नहीं करता। विकास आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर का होता है, ठीक है। तो ये आपका वृद्धि और विकास, उसके बीच में अंतर। अब हम बात करेंगे मानव विकास की अवस्थाओं की, क्योंकि ये भी कभी कभी हो सकता है, क्योंकि अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं, तो अवस्थाओं से भी कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, या मानव विकास की अवस्थाएं आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है। साथ ही साथ हो सकता है लॉन्ग में दे दे कि वृद्धि और विकास क्या है, उसके बीच का अंतर लिखिए, और मानव विकास की अवस्थाएं लिखिए, और साथ ही साथ वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं मानव विकास की अवस्थाओं को। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करेंगे, बच्चा गर्भावस्था में है,
यानी कि अपनी माँ के पेट में है। ठीक है, तो गर्भ धारण से लेकर के जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता, और जन्म लेने का समय 9 माह 10 दिन होता है। ठीक है, 9 महीने 10 दिन। ठीक है, दूसरा आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था तो ये आपकी जन्म होने के बाद में 5 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद में बाल्यावस्था, तो ये आपको 5 से 12 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद में आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था तो ये आपकी 18 से 25 वर्ष तक। ये अवस्थाएं ही केवल आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इन अवस्थाओं को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका ये मान के चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका कोर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शैशवावस्था में कभी कभी 0 से 6 वर्ष अगर भी लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 6 वर्ष आप इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 6 से 12 भी कर सकते हैं, और 18 से 25 12 से 18 होगा। यहाँ पर किशोरावस्था जो होगी वो आपकी 12 से 18 वर्ष की होगी। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गई भैया, हमसे माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर बात की जाए आपके शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था जो कह सकते हैं कि आपका जो वर्ष रहेगा 0 से 6 वर्ष का रहेगा। इस अवस्था को जीवन का आदर्श काल कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर लें आपके बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था भैया ये आपकी खिलौने की आयु कही जाती है, ये आपकी गंदी आयु कही जाती है, गंदी अवस्था कही जाती है। इसी को हम गंदी अवस्था के साथ साथ में सुनहरी अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है, सीखने का अनोखा काल। ठीक है, अगर हम बात करें आपके किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था को किलपैट्रिक जी ने जीवन का कठिन काल कहा। किशोरावस्था को काम शक्ति की परिपक्वता कहा गया गेट्स के द्वारा। वैलेंटाइन ने कहा घनिष्ठ मित्रता। रॉस जी ने कहा कि समाज सेवा की भावना होती है बच्चों में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इन अवस्थाओं में देखने को मिलती हैं। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको इतना इनसे बता दिया। अब हम बात करते हैं विकास के, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की। ठीक है, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे भैया, पहला आपका सिद्धांत होगा निरंतरता का सिद्धांत। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की बात कर लें तो पहला आपका सिद्धांत होगा निरंतरता का सिद्धांत। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, या निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा रब करके, और इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले आपका वृद्धि और विकास के सिद्धांत। यहाँ पर हम सीधे सिद्धांत लिख लेते हैं, आप समझ जाइएगा, सिद्धांत। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है आपका निरंतरता का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं कि ये जो विकास का सिद्धांत है, इसमें जो भी शारीरिक और मानसिक विकास है वो कहने का है कि ये धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है और विकास आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। इसके बाद में विकास की एक दिशा का सिद्धांत, एक दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इस सिद्धांत का मानना है कि बालकों के विकास कैसे होते हैं, सिर से पैर की ओर होते हैं।
कैसे होते हैं? सिर से पैर की तरफ होते हैं। मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत को सिरपुच्छीय दिशा भी कहते हैं। और सही बात है, पहले हमारे मस्तिष्क का विकास होता है और उसके बाद में हमारे पैरों का विकास होता है। तो कहने का मतलब है कि सिरपुच्छीय दिशा भी इसको कहा जाता है, विकास की दिशा के सिद्धांत को। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो भैया व्यक्तिगत विभिन्नता नाम से ही स्पष्ट है कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होगा, अलग होगा, पृथक होगा। चाहे उसकी सामाजिक चीज़ें हों, चाहे उसकी मानसिक चीज़ें हों, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई, उसके कार्य करने का ढंग, ये सभी जो हैं एक दूसरे से अलग होंगे। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होगा, चाहे वो आपका दो समान या हम कह सकते हैं दो जुड़वा बालक ही क्यों ना हो, ट्विंस बच्चे जिनको हम बोलते हैं, तो उनके भी क्रियाकलाप, उनकी भी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ ना कुछ जो है वो अलग होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है, हेडिंग आप लोग देखिए, जब भी आप लोग, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जब वो हेडिंग डालते हैं तो वो ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करते। अरे भैया, हेडिंग तो ब्लैक पेन से ही डाली जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, इस वर्ष ही देखे हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करते हैं। तो हेडिंग्स जो हैं ब्लैक पेन से अपनी डाला कीजिए अच्छे से, और जितनी अच्छी, जितनी सुंदर आप अपनी कॉपियों को लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। आपने लिखा कॉपियों को, लेकिन अगर राइटिंग खराब या अगर आपने कॉपी को अच्छा नहीं बनाया तो वहाँ पर ये मान के चलिए कि नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बताना मेरा काम है, उस पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी। और भैया अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और सभी मित्रों तक, जितने भी मित्र हैं उन तक एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, उनको भी जोड़ लीजिए आप अपने इस एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार से। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आगे आपका विकास क्रम का सिद्धांत पर हम बात कर रहे थे, विकास क्रम के सिद्धांत की। तो विकास क्रम का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है, अर्थात बालक बोलने से पूर्व अनेक क्रियाओं, इशारों की प्रतिक्रियाएं करता है। सही बात है कि विकास एक क्रम में ही तो होगा। बच्चा, अगर हम चलने की बात करें तो बच्चा सबसे पहले इधर उधर देखना शुरू करता है, फिर कहीं सीधा होता है बच्चा तो पलटना शुरू करता है, पलटने के बाद घुटनों के बल चलना शुरू करता है, घुटनों के चलने के बाद में धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ के चलना शुरू करता है, और चीज़ों को जब पकड़ेगा उसके बाद में क्या करेगा बच्चा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और फिर वो स्वतंत्र रूप से चलना शुरू करेगा। तो ये एक क्रम ही तो है, ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा सीधे बस उठा और चलने लगा। तो एक क्रम से, चाहे वो बोलने का क्रम हो, बच्चा पहले छोटे शब्दों को बोलता है, बच्चा सबसे पहले बैबलिंग करता है, उसकी आवाज़ उसको सुनाई देती है और वो उसको बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में बच्चा क्या करता है, एक शब्दों को बोलता है, दो शब्दों को, फिर तोड़ तोड़ के शब्दों को बोलता है। तो क्या बताया गया कि विकास जो है एक क्रम में चलता है, एक क्रम में चलता है आपका। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लें वंशानुगत सिद्धांत। कुछ चीज़ें हमें वंश से प्राप्त होती हैं शिशुओं में, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो मोटाई हो, कालापन हो या गोरापन हो या आँखें हो, तो कुछ चीज़ें जो हैं हमें हमारे वंशों से मिलती हैं। और कुछ पर्यावरणीय सिद्धांत भी देखने को मिलते हैं, जिससे माना जाता है कि पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। प्रकृति और पोषण 1.3 भैया यूनिट, और इसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 10 मिनट की हो, और इस 10 मिनट की वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रकृति और पोषण पर जोड़ा गया है, और अभी जब वीआई का इसके पहले पेपर हुआ था वहाँ पर प्रकृति और पोषण पूछा भी गया था। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइएगा
और इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। आखिरकार प्रकृति क्या होता है, यानी कि आपकी नेचर क्या होती है और नर्चर क्या होता है, प्रकृति और पोषण जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, 1.3 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें आपका 1.4 की, तो वहाँ पर हम बात करते हैं विकास के क्षेत्र। भैया आखिरकार किन किन क्षेत्रों में हम बच्चे का विकास करेंगे, विकास के क्षेत्र। तो जब भी विकास के क्षेत्रों की बात आती है तो आप कहते हो सर हम बच्चे का शारीरिक विकास करेंगे, ठीक है, हम बच्चे का सामाजिक विकास करेंगे, ठीक है, और क्या कहते हो, हम बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करेंगे, हम बच्चे का कह सकते हैं कि बच्चे का मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास करेंगे, नैतिक विकास करेंगे, या ऐसे भी कह सकते हो हम बच्चे की भाषा का विकास करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बच्चे के विकास में ही तो आती हैं। अगर हम देखें कि बच्चे का शारीरिक विकास, तो कहोगे सर बच्चे की लंबाई अच्छी होनी चाहिए, बच्चे की मोटाई सही से होनी चाहिए, मांसपेशियां व हड्डी जो है वो मजबूत होनी चाहिए, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। संज्ञानात्मक चीज़ों में आप कहते हो कि बच्चा कल्पना कैसे कर रहा है, बच्चा अपनी चीज़ों को अपनी चीज़ों का भंडारण कैसे कर रहा है, उनको कैसे उनका रख रखाव कर रहा है। सामाजिक चीज़ों में आप देखोगे कि कैसे समाज में बच्चा दूसरों से बातचीत कर रहा है, बोल रहा है, क्रियाएं कर रहा है, प्रतिक्रियाएं कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है। और नैतिक चीज़ों की अगर बात करें तो नैतिक विकास का सिद्धांत भैया अगर मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, इसको दिया था कोहलबर्ग ने। किसको दिया था, सॉरी हाँ किसने दिया था, कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नैतिकता से जुड़े कोहलबर्ग हैं, नैतिक मूल्यों पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, इसके बाद में भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा कैसे शब्दों को बोल रहा है, कैसे उनको इस्तेमाल कर रहा है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं आपके भाषा विकास में देखने को मिलती हैं। ठीक है, विकास अगर लिख दे कि विकास के क्षेत्रों को लिखिए तो आप इन्हीं क्षेत्रों को लिखेंगे, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, भाषण, ये सभी चीज़ों को आप लिखेंगे अपने पेपर में। इसके बाद में बच्चा आपका किस प्रकार से कार्य कर रहा है, यानी कि कितना सीख रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चा भैया एक जो है उसका वे है वो बिल्कुल सीधा साधा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी कुछ भी सीख लेगा, वो एक सीक्वेंस से ही चीज़ों को सीखेगा। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो अगर मान लीजिए कि बच्चा 2 महीने का है तो उसके हम सिर को भी सहारा देते हैं, और बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा सोता है, लगभग 20 घंटे बच्चा सोता है 1 महीने का बच्चा। फिर धीरे धीरे बच्चा पेट के बल लेटा होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या पेट के बल आना शुरू करता है, हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, हरकतें करना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे चीज़ों को पहचानना शुरू करता है, बच्चा रोता है उनके लिए। सामाजिक चीज़ों में बच्चा देख करके आपको मुस्कुराता है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो नकल भी करना शुरू करता है, आपकी नकल भी करता है बच्चा। अगर बात कर लें बच्चे के भाषा विकास की, जब बच्चा छोटा होता है 0 से 2 महीने का, तो बच्चा उसको भूख लगती है तब वो रोता है, बैबलिंग करता है, सुर बोलना शुरू करता है। सुर आपको पता ही है क्या होते हैं। बच्चा जब 6 महीने का होता है तो आसपास की चीज़ों को देखना शुरू करता है, वस्तुओं को हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, जिज्ञासा होती है उसको पकड़ने की।
माता पिता के साथ में खेलना पसंद करता है। ये चीजें देखने को मिलती हैं। स्वर वाले शब्द ओ, आ, मा, बा, व्यंजन भी साथ में जुड़ जाते हैं आपके, माँ और बाप का व्यंजन हो जाता है। तो ये भी चीजें आप बच्चा करना शुरू करता है। ठीक है। इसके बाद में आपका अगर हम यूनिट 2 की बात कर लें तो यहाँ पर माता के प्रसव से संबंधित, यानी कि गर्भावस्था से जन्म तक की कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। क्या युग्मनज की अवधि होती है, या हम कह सकते हैं क्या भ्रूण की अवधि होती है। तो इनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं ये आपके हो सकता है 5 नंबर में आपको देखने को मिले। बच्चा जन्म से 2 वर्ष के अंतर्गत क्या करता है, ठीक है, कितना सोता है, कैसे उसका शारीरिक विकास होता है, कैसे उसका भावात्मक विकास या सामाजिक विकास होता है। बच्चा जब 2 से 4 वर्ष का होता है तब किस प्रकार से उसका विकास होता है। तो ये चीज़ें इसको आप पढ़ेंगे। और अगर आप बच्चे के साथ, भैया आपके घर में एक छोटा बच्चा भी है, तो उसको आप देख करके चीज़ों को यहाँ पर लिख सकेंगे। ठीक है। यूनिट 2 आपकी पूरी इसी से संबंधित है कि आखिरकार बच्चा 2 से 7 वर्ष में क्या करेगा, 7 से 11 वर्ष में क्या करेगा, 7 से 14 वर्ष में क्या करेगा। यही चीज़ें यहाँ पर आपकी पूछी गई हैं। इंपॉर्टेंट है आपका शैक्षिक या शैक्षणिक भी लिख सकते हो, मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में मैंने आपको एक पूरी सेपरेट वीडियो बताई थी कि आखिरकार शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। शिक्षा का अर्थ भी बताया था और मनोविज्ञान का अर्थ भी बताया था। भाई शिक्षा और मनोविज्ञान, 2 शब्द आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो, या कोई भी आपका साइकोलॉजिस्ट हो, शिक्षा मनोविज्ञान बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो आपके स्किनर जी हो, चाहे वो थॉर्नडाइक जी हो, जितने भी लोग हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं आपके। और इन्होंने ये बताया कि कैसे हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, चाहे वो पावलोव जी आपके हों, स्किनर जी हो, बैंडूरा जी हो, तो कैसे हम बच्चे को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके आते हैं जिनका नाम है भैया क्या कह सकते हैं कि आपका जो और चाहे आपके भैया जीन प्याजे जी हों, तो ये सभी जो हैं ये आपके बच्चों को शिक्षा देने में बहुत ही इनका उपयोगी समय रहा है और बहुत ही इन्होंने अच्छा कार्य किया है। अभी हम इनके बारे में जानेंगे। इसके पहले हम जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। 2 शब्द शिक्षा और मनोविज्ञान से मिलकर के आपका शिक्षा मनोविज्ञान बना है। मन का विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान। ठीक है। परिभाषा की अगर हम बात कर लें तो भैया स्किनर जी ने परिभाषा दी कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान जो व्यवहार संबंधी विज्ञान या ग्रहण करता है। क्रो एंड क्रो जी ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की संबंधित अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यानी कि जन्म से मृत्यु तक जो भी बच्चा सीख रहा है उसके अनुभव को देखेगा और उसका वर्णन करेगा।
सीखने संबंधी अनुभव का वर्णन करेगा और उसकी व्याख्या करेगा। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान, उसके अंतर्गत आपका बच्चे का विकास भी आता है, बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी आती हैं। इंपॉर्टेंट है आपका वंशानुक्रम भी आता है, बच्चे की पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व भी आता है, अधिगम प्रक्रियाएं भी आती हैं, लर्निंग प्रोसेस यानी कि बच्चे को हम कैसे बहुत अच्छे ढंग से सिखा सकते हैं। बच्चे का स्वास्थ्य भी आता है, बच्चे की शिक्षण विधियां भी आती हैं, मापन और मूल्यांकन भी आता है। और मापन और मूल्यांकन के पहले भैया आपका निर्देशन और परामर्श भी आएगा। मूल्यांकन तो हम जब ही बच्चे का करेंगे, एवेल्युएशन हम जब ही बच्चे का करेंगे जब बच्चे को हम कुछ सिखाएंगे, और उसके पहले हम बच्चे को परामर्श देंगे या निर्देशन देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सिद्धांत जो है आपका, कहोगे भैया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, और पेपर में पूछा गया सिद्धांत है, पेपर में आया हुआ सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। भाई हर बच्चा अधिगम करता है, हर बच्चा लर्निंग करता है, और लर्निंग करता है तो कैसे वह चीज़ों को सीखता है। तो अब हम जानते हैं प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत, जिसको हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत का नाम क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो आपका था, इसी को हम भैया SR थ्योरी भी कहते हैं। इतना भी आपको याद रखना है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। जब हम इस सिद्धांत की बात करेंगे तो कहोगे सर ये थॉर्नडाइक जी ने दिया था, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक जी ने दिया था, जो कि अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के? अमेरिका के निवासी थे। अच्छा, प्रयोग किस पर किया? तो कहोगे भैया प्रयोग इन्होंने किया आपका बिल्ली पर प्रयोग किया। कभी कभी हम चूहे का भी प्रयोग इनका पढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली इनका हम बिल्ली का प्रयोग पढ़ते हैं। ठीक है। उद्दीपक यहाँ पर क्या रखा गया, यानी कि बच्चे को क्या दिखाया गया? तो कहोगे भैया भोजन दिखाया गया, भोजन के रूप में मृत मछली दिखाई गई। यही तो था। और इसमें क्या हुआ था, जो मृत मछली दिखाई गई थी भोजन के रूप में, और कौन देख रहा था मृत मछली को? बिल्ली देख रहा था, यानी कि बिल्ली देख रही थी। और बिल्ली पिंजड़े में बंद थी, भोजन पिंजड़े के बाहर रखा हुआ था। अब वो बिल्ली पिंजड़े से निकल करके भोजन प्राप्त करने के लिए पिंजड़े में प्रतिक्रियाएं कर रही थी, बहुत उछल कूद कर रही थी। जब बिल्ली ने उछल कूद की तो उसका पैर जो था वो लीवर पर पड़ा। लीवर का मतलब है कि एक प्रकार की बटन, जिससे कि दरवाज़ा खुलता था उस बॉक्स का या उस पिंजड़े का। बिल्ली ने क्या किया? अपना भोजन ग्रहण कर लिया। जब दरवाज़ा खुला तो बिल्ली ने भोजन ग्रहण कर लिया। दोबारा फिर यही प्रतिक्रिया करी गई, तिबारा फिर यही प्रतिक्रिया करी गई। तो ये अब बिल्ली जान गई कि हमको कहाँ पर पैर रखना है, जिससे कि दरवाज़ा एक बार में ही खुल जाएगा। तो इसके लिए थॉर्नडाइक जी ने अपने 2 प्रमुख नियमों को बताया, और 2 प्रमुख नियमों में आपका पहला नियम कहा इन्होंने सीखने का, इसका नाम दिया सीखने का मुख्य नियम।
और दूसरा क्या दिया, सीखने का गौड़ नियम। सीखने का गौड़ नियम। सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 चीज़ें बताई। कहा भैया कि पहला होगा आपका तत्परता का नियम, और तत्परता के नियम में इन्होंने बताया कि अगर बच्चा कार्य करने के लिए, अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर है आंतरिक रूप से, तो वो बहुत ही अच्छा सीखेगा। दूसरा बताया भैया इसी में आपका, कहा कि अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, और अभ्यास के नियम में इन्होंने क्या बताया कि जितना ज़्यादा हम बच्चे को अभ्यास कराएंगे, उनकी चीज़ों को हम दोहराएंगे, उतना ही बच्चा अच्छा सीखेगा, बेहतर सीखेगा। और तीसरा यहाँ पर इन्होंने बताया आपका प्रभाव का नियम, यानी कि बच्चे को विषय वस्तु या क्रिया कराते समय हम उसको कितना प्रभावकारी बनाएं जिससे कि बच्चा सीखने के लिए तत्पर हो जाए। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं गौड़ नियमों की। तो गौड़ नियमों में भैया इन्होंने 5 प्रकार के नियम बताए। पहला आपका बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा आपका आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा आपका समानता का नियम, चौथा आपका सहचर्य का नियम, और मानसिक स्थिति का नियम। तो ये आपका थॉर्नडाइक जी के द्वारा बताया गया। आखिरकार इस सिद्धांत का अर्थ क्या देखने को मिला और क्या कहा गया। थॉर्नडाइक जी ने बताया कि जितना हम बच्चे को प्रयास कराएंगे, जितना हम बच्चे को अभ्यास कराएंगे, जितना बच्चा तत्पर रहेगा और जितना हम शिक्षण अपना प्रभावकारी बनाएंगे और उसके सामने हम ऐसी चीज़ को रखेंगे जिससे कि उसको प्रेरणा मिल रही हो कार्य करने के लिए, तो हम उसके बीच में एक बॉन्ड बना सकते हैं। अब भाई बिल्ली क्यों कूद रही थी? क्योंकि उसको भोजन दिख रहा था और बिल्ली थी भैया भूखी। और अगर बिल्ली भूखी है और उसको सामने भोजन दिख रहा है तो वो पाने की कोशिश करेगी। उसके सामने उद्दीपक के रूप में भोजन को रखा गया और बिल्ली भूखी थी। तो ये आपका जो सिद्धांत है, ये आपका सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें आपके दूसरे सिद्धांत की, जो कि है आपका पावलाव का सिद्धांत। किसका भैया? पावलाव का सिद्धांत। अब आप कहोगे सर पावलाव का सिद्धांत ये कौन थे? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, उसके बाद में हम पावलाव के सिद्धांत की बात करते हैं। जो पावलाव जी जो थे ये आपके रूस के रहने वाले थे। कहाँ के भैया? ये रूस के रहने वाले थे। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया अपना, इन्होंने सिद्धांत का नाम रखा, और क्या नाम रखा? तो कहोगे सर क्लासिकल कंडीशन, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं एस टाइप थ्योरी, या जो सबसे ज़्यादा नाम चलता है वो चलता है आपका प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, या अनुकूलित, इसी का नाम क्या है दूसरा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। इन सभी नामों से हम जानते हैं आपके पावलाव के सिद्धांत को। और पावलाव का सिद्धांत जो कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे, एक मनोवैज्ञानिक का एक शरीर वैज्ञानिक थे ये, और इनका प्रयोग जो था वो डॉग पर था, यानी कि कुत्ते पर था। इनकी 2 पुस्तकें कंडीशन रिफ्लेक्सेस और लेक्चर ऑफ कंडीशन। इनको भैया नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1904 में दिया गया। और जो इन्होंने डॉग पर प्रयोग किया था पाचन क्रिया के शोध के लिए, उसी पर दिया गया।
इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि जब इन्होंने डॉग पर प्रयोग किया था तो इन्होंने क्या किया था, डॉग की जो कहते हैं कि जो लार ग्रंथियां थी उसको इन्होंने काट लिया था और काट के एक उसमें नली जोड़ करके उसको बीकर में डाल दिया था, जिससे क्या होता था कि जो भी उसकी लार थी वो बीकर में एकत्रित होती थी और पता चलता था कि कुत्ते ने लार टपकाई है या गिराई है। कुत्ते को बंद किया गया एक बॉक्स में और कुत्ता भी जो था वो भूखा रखा था गया था। उस कुत्ते को बॉक्स में क्या, कुत्ते को बांध दिया गया था, ये मान के चलो। अब क्या होता था कि जो भी उसका स्वाभाविक उद्दीपक था उसके सामने भोजन को रखा गया। भाई भोजन आएगा और कुत्ता भूखा है, या हम लोग भी हो कोई अच्छी चीज़ अगर देखते हैं या हम भूखे होते हैं तो भोजन आता है तो क्या बहुत जल्दी स्वभाव हमारा क्या है, बहुत जल्दी अनुक्रिया के रूप में लार आती है मुंह में। फिर क्या हुआ, घंटी बजाई गई और भोजन को रखा गया, यानी कि कृत्रिम चीज घंटी बजाई गई और भोजन को रखा गया। लेकिन जब घंटी बजती है तो हम लोग चौंकते हैं ना, इधर उधर देखते कि क्या कहाँ से बजी, या हम लोग चल रहे हो रास्ते पे और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उसने हॉर्न दिया हो तो हम लोग थोड़ा चौंक जाते, चलो हटा लेते हैं। तो उसका स्वाभाविक क्रिया क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, चौंकना घंटी का। तो यहाँ पर घंटी बजाई गई तो कृत्रिम रूप में बजाई गई और सामने घंटी बजाने के बाद में तुरंत 5 सेकंड के अंदर भोजन को रख दिया गया, जिससे स्वाभाविक जो अनुक्रिया थी यानी कि लार आई। अब थोड़ी इसको 3-4 बार दोहराया गया। अब क्या किया गया, अब घंटी बजाई गई लेकिन भोजन को नहीं रखा गया, तब भी कुत्ते के लार आई, क्योंकि अभी तक तो भोजन को देखने पर लार आ रही थी, अब भोजन नहीं भी दिख रहा है तब भी लार आ रही है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि किसी भी स्वाभाविक उद्दीपक के सहारे हम अनुक्रिया करा सकते हैं और उसमें अगर हम किसी भी कृत्रिम उद्दीपक को जोड़ दें तो बार बार हम उस क्रिया को बच्चे से करवा सकते हैं। अब हम ऐसे अगर बात कर लेते हैं अपने सामाजिक जीवन की, तो हम देखते हैं कि भैया हमारे घर में आसपास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनसे बोल देते हैं चलो ऐसा ऐसा है सोनू सुनो कि जाओ और दुकान से हमारे लिए आज सामान जो भी हमने उससे बोला उसको ला दो। हमने उसको दे दिए 500 रुपये और वो बंदा गया अपना सामान लेकर के हमको दे दिया आकर के, ठीक है। और हमने उसको क्या किया, तुरंत उसको उस सामान में जो रुपए बचे हुए थे 10 रुपये या 20 रुपये जो भी हमारा मन हुआ हमने उसको दे दिया जब वो सामान लेकर के आया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की क्रिया करने की हम चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा, फिर आपने सेकेंड टाइम क्या किया, उससे फिर से सामान मंगवाया और फिर से उसको आपने 10 रुपये दे दिए। अब अच्छा थर्ड टाइम आपने क्या किया, उससे सामान मंगवाया लेकिन आपने उसको रुपए नहीं दिए। फोर्थ टाइम भी आपने रुपए नहीं दिए। तो इससे क्या हुआ कि थर्ड टाइम वो क्यों गया, क्योंकि मुझे रुपए मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले, ठीक है। लेकिन वो गया और इसी आशा में वो चौथी बार भी रुपए लेने मतलब सामान लेने के लिए गया, और क्या कि उसको रुपए मिलेंगे। तो इसमें क्या कहा गया कि जो भी हम चीज़ों की या बच्चों की जो भी क्रियाएं हैं उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों से क्रियाओं को हम करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका स्किनर जी का सिद्धांत आता है जिसका नाम है भैया क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर जी अमेरिका के निवासी थे। प्रयोग किया इन्होंने चूहे पर और कबूतर पर। 2 प्रयोग इनके जाने जाते हैं, चूहे पर और कबूतर पर। अगर बात करें कि पुनर्बलन की सूची तैयार करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक तो कौन थे भैया,
स्किनर जी थे। कौन थे? स्किनर जी थे। स्किनर कहाँ के? तो अमेरिका के निवासी। ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंट, ऑपरेंट बिहेवियर या ऑपरेंट कंडीशन। ये इस सिद्धांत को हम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं आपके बैंडूरा के सिद्धांत की, जो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आपके बैंडूरा का सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम किसने दिया? बैंडूरा जी ने। और कहा कि बच्चा समाज में जैसा सीखेगा, जैसा देखेगा, जैसी नकल करेगा, जिन चीज़ों को बच्चा देखेगा बच्चे का विकास भी वैसे ही होगा। इसके लिए इन्होंने जो था एक पिक्चर चलाई थी और 3 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया था। जब 3 ग्रुप में बच्चों को इन्होंने डिवाइड किया तो कहा गया, एक को जो थी वो सामाजिक चीज़ें दिखाई गई, दूसरे को स्नेह करते हुए दिखाया गया और तीसरे को पीटते हुए दिखाया गया। 3 ग्रुपों में बच्चों को। अब जब इन्होंने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था और उस बेबी डॉल को सामने रखा गया तो जैसा जिस बच्चे ने देखा था उस पिक्चर में बेबी डॉल के साथ में इन्होंने वैसा ही प्रयोग किया, या बोबो डॉल के साथ में या डॉल के साथ भी इन्होंने वैसा ही प्रयोग किया। जिसने देखा था कि बच्चे के बेबी डॉल के साथ में सामाजिक चीज़ें की जा रही हैं तो उन्होंने उसके साथ में अच्छा बर्ताव किया। जिसने देखा कि भैया मारा पीटा जा रहा है तो उन्होंने उसको मारा पीटा, और जिसने देखा कि उसको प्यार किया जा रहा है तो प्यार भी उन्होंने उन बच्चों ने किया। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि बच्चे को हम समाज में रह कर के जिन चीज़ों को सिखाएंगे, जिन चीज़ों को दिखाएंगे, बच्चा वैसे ही व्यवहार करेगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपका बैंडूरा जी ने दिया। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं भैया जीन पियाजे जी की, जो कि बहुत बार आपसे पेपर में पूछे गए हैं ये कि जीन पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो जब भी बात आएगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो आप कहोगे सर जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ये भैया स्विट्जरलैंड के निवासी। कहाँ के निवासी? स्विट्जरलैंड के निवासी। और इन्होंने अपने इस प्रयोग में 4 अवस्थाएं, जो कि इस विकास के सिद्धांत में, बच्चों के विकास के सिद्धांत में इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, जिसमें से पहली आपकी संवेदी गामक अवस्था बताया इन्होंने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक इन्होंने 2 से 7 वर्ष को बताया। तीसरा आपका बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने 7 से 11 वर्ष को बताया। इसके बाद में चौथी अवस्था बताई इन्होंने आपकी औपचारिक। देखिए ये औपचारिक भी लिखा होता है या ये आपका कभी कभी अमूर्त भी लिखा होता है, आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका बताया गया 11 से आपका 14 वर्ष तक की अवस्थाएं। और इन अवस्थाओं में इन्होंने बताया कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा कैसे अनुकरण करता है। देखिए संवेदी पेशीगामक अवस्था यानी कि बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा, आँख कान नाक मुंह इनसे सीखेगा। ठीक है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा दूसरों से संपर्क करेगा और बच्चा अनुकरण करेगा, अक्षर लिखना सीखेगा, रंगों की पहचान करना सीखेगा, बच्चा तर्क करना सीखेगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त चीज़ों की पहचान करना सीखेगा, बच्चे के भार आकार, आरोही अवरोही का ज्ञान, महीने तारीख दिन का ज्ञान, ये चीज़ें सीखेगा। और औपचारिक में ये 11 से ऊपर की जो अवस्था आपको मैं 11 से 14 की जो आपको अवस्था बताई गई, इसमें बच्चा निर्णय लेना सीखेगा, स्मरण करना सीखेगा, चिंतन शक्ति का विकास होगा, सोचने समझने की जो समस्या है उसका विकास होगा। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। ये चारों अवस्थाएं आपकी जीन पियाजे की इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे भैया जीन पियाजे। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं भैया
आपका ZPD, क्या ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मैं लिखे दे रहा हूँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग ZPD बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं आपका जो ये सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, क्या नाम है इसका? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है जो कि दिया गया वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया। इन्होंने कहा कि बच्चा समाज में, संस्कृति में, यानी कि जैसे उसका समाज होगा, जैसे उसकी संस्कृति होगी, बच्चा वैसे सीखेगा। इन्होंने जो पियाजे जी का सिद्धांत था, जिन्होंने बच्चों की आयु के बारे में बताया और उसके हिसाब से बांटा कि बच्चा किस आयु में क्या क्या करेगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं, बच्चा जो भी सीखेगा वो अपने समाज से, अपनी संस्कृति के अनुसार सीखेगा। ठीक है। तो इनका जो सिद्धांत, जिसमें इन्होंने MKO, इसके फोल्डिंग, इस पर सब पर बात की। MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इस पर इन्होंने बात की और इसके फोल्डिंग यानी कि पाण पर इन्होंने बात की। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें सीखने की शैलियों की या शिक्षार्थियों के प्रकारों की, देखिए सीखने की शैलियाँ हम कैसे बच्चे को बेहतरीन ढंग से सिखा सकते हैं और कैसे बच्चा अच्छे से सीखेगा। देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो देखकर सीखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो सुनकर सीखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो डाटा खुद से एकत्रित करते हैं, यानी कि स्वयं से देखना पसंद करते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं जो स्पर्श करके चीज़ों को करना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी इसमें देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है। VAKT हम कह सकते हैं, यहाँ पर भी आपका देखने को मिलेगा कि कैसे बच्चों के सीखने की शैलियाँ और उनके प्रकार। जब भी आपका बात आएगी तो आप कहोगे सर कुछ बच्चे डाटा एकत्रित करके स्वयं से ही चीज़ों को करना सीखते हैं, कुछ बच्चे देख करके, ठीक है, कुछ बच्चे सुन करके चीज़ों को। इसमें आपको लिखना है और आप अपने शब्दों में इसको बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यान कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा उदाहरण भी आप लोग डाल दीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें आपका जो भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो विशेष विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं और जिनको कहा जाता है कि भैया ये बच्चे दिव्यांग हैं, इनके लिए, इनको सिखाने के लिए हम यही तो कहते हैं कि बच्चे को जब भी हम सिखाएंगे तो एक नई चीज़ का, और जो भी चीज़ हम सिखाएंगे उसको अनुकूलित करके सिखाएंगे। तो इन सभी चीज़ों से हम बच्चे को सिखा सकते हैं और इसमें विशेष शिक्षक, विशेष विद्यालय, माता पिता और उसके समाज का बहुत ही अच्छा रोल होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लें अगर अटेंशन की, यानी कि ध्यान की मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो पढ़ाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। धारणा की भी, परसेप्शन की भी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। हम सीधे बात करते हैं आपकी बुद्धि की। इसकी भी वीडियो अपलोड की जा चुकी है, लेकिन बुद्धि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धि, इंटेलिजेंस। आप कहोगे सर बुद्धि क्या है? तो जब भी बुद्धि की बात आएगी तो वुडवर्थ के अनुसार कहा जाएगा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि हम जिन चीज़ों को अपने आम जीवन में, अपनी दैनिक दिनचर्या में हम अपना जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को सरलता से, अनुकूलित ढंग से
अच्छी तरीके से चिंतन मनन जैसे भी हम उसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग जो कहाँ से होगा, सब बुद्धि से होगा। वुडरो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, इन्होंने कहा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बुद्धि के प्रकार बताए गए कि भैया जो भी बच्चा होता है उसमें बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक जी ने 3 प्रकार बताए। एक बताया आपका अमूर्त बुद्धि, एक आपका बताया सामाजिक बुद्धि, और एक आपका बताया गया नंबर 3 आपका जो आपका था, कह सकते हैं कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, हाँ मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये 3 बुद्धियाँ आपकी बताई गई थॉर्नडाइक जी के द्वारा। इसके बाद में बहुबुद्धि का सिद्धांत आया, इसको तो आप लोग पढ़ ही चुके हो पहले भी। बहुबुद्धि का सिद्धांत आया। बहुबुद्धि के सिद्धांत जो था वो गार्डनर जी ने दिया। ठीक है, गार्डनर जी ने दिया, और इन्होंने यहाँ पर 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया, जिसमें भाषागत हुआ, तार्किक हुआ, देशिक हुआ, संगीतात्मक हुआ, शारीरिक हुआ, अंतर्वैयक्तिक हुआ, अंतःवैयक्तिक हुआ, प्राकृतिक बुद्धि हुआ। तो ये सभी चीज़ें बताई, और ये सभी चीज़ें जो थी वो आपको देखने को मिलती हैं आपके इस गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और शायद आपसे एक पेपर में शायद सेकंड पेपर में गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत भी पूछा, सेकंड पेपर में ही आपसे पूछा भी गया था ये सिद्धांत। मोटिवेशन आपको पढ़ा दिया है कि कैसे बच्चे को मोटिवेशन देना है, और मोटिवेशन की अगर हम बात कर लें तो आंतरिक और बाह्य प्रकार दोनों आपको बता दिए कि बच्चा कैसे आंतरिक प्रकार से मोटिवेट होता है और कैसे बाह्य प्रकार से मोटिवेट होता है। तो ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, पूरी इनकी एक सेपरेट वीडियो डाली गई है, अगर आपने नहीं देखा है तो भैया प्लेलिस्ट भी बनी है, प्लेलिस्ट बनी है, और हो सकता है कुछ वीडियो प्लेलिस्ट से बाहर भी हों, उनको देख लीजिएगा। लेकिन अगर प्लेलिस्ट बनी है उसको आप देखेंगे तो ये मान के चलिए बहुत सारे टॉपिक आपको वहाँ पर 10 से 12 टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाने वाले हैं, और जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बच्चे का हम क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे को हम कैसे उसके व्यवहार, उसकी समस्याओं, देखिए बच्चा 2 व्यवहारों को करता है। पहला आपका कौशल व्यवहार हुआ, दूसरा आपका समस्या व्यवहार हुआ। कौशल व्यवहार जब भी बात होती है तो कौशल व्यवहार में बच्चे के दैनिक क्रियाएं, भाषा, ज्ञान, अंक गणना, ये सभी चीज़ें आती हैं। और जो आपका समस्या व्यवहार होता है उसमें बच्चे का मारने का व्यवहार, सिर हिलाना, बार बार दूसरों को मारना, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपने पढ़ रखा है, जो कि अगर आपने बेसिक एम आर अगर आपने पढ़ा है तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं, केवल आपका जो कह सकते हैं कि आपका लेसन चेंज है, बाकी सेम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यूनिट 5 से या हो सकता हो आपका ABC मॉडल, और या तो बच्चे का व्यवहार आपसे पूछा जाता है। ABCD मॉडल को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस यानी कि पूर्ववत कारक। बच्चे को जो हम सिखाना चाहते हैं उसके पहले, या जो भी स्थिति है बच्चे की, उसके पहले के कारण क्या थे, कब घटित करता है बच्चा समस्या व्यवहार, बच्चा किन विशेष समय पर चीज़ों को घटित करता है, बच्चा कुछ करने के बाद भी उन चीज़ों को घटित करता है या पहले ही घटित करता है। दूसरा आपका बिहेवियर यानी कि बच्चे के घटित करते समय किसी भी कार्य को, क्रिया को, कौशल को जो भी बच्चा समस्या व्यवहार घटित कर रहा है उसके पहले, उसके घटित होने के पहले के समय दोस्तों उसका व्यवहार कैसा था। उसके बाद में कॉन्सिक्वेंस, उसका विश्लेषण करेंगे और उसको हम जो भी चीज़ें देनी है वो देंगे। बच्चे का समस्या व्यवहार प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, तो उसमें आपका प्रत्यक्ष विधियाँ और दंड विहीन विधियाँ आती हैं। प्रत्यक्ष विधियों में बच्चे का हम टाइम आउट करते हैं, नॉन एक्सक्लूजन टाइम आउट करते हैं, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में विभेदीकरण पुनर्बनन, कैसे हम अन्य व्यवहार के साथ में बच्चे को जोड़ेंगे, कैसे हम वैकल्पिक व्यवहार के साथ में बच्चे को जोड़ेंगे, ये सभी चीज़ें यूनिट 5 में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 5.2, 5.3 और 5.4 और 5.5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, खास करके आपका ABC मॉडल। ठीक है, और आपका 5.2 और 5.3 ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे को कैसे हम उसके जो व्यवहार है उसको कैसे हम प्रतिबंधित करेंगे, इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर, और दोस्तों शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को।
धन्यवाद।